हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और 65 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखो। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पेपर हल कराऊंगा और यही पैटर्न फॉलो होता है और मैं इसमें ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 25 तारीख को जो आपका एग्जाम होने जा रहा है उसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आइए देख लेते हैं पहला ही क्वेश्चन देखिए। 0.2 m H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी। सांद्रता जब आपको निकालनी हो तो इसके लिए फार्मूला होता है S बराबर m गुना बड़ा M। M जो होता है यहाँ होता है अनुभार और यहाँ H2SO4 का जो अनुभार है वो होता है 98। जब आप निकालते हैं तो आता है 98 और गुना मोलरता दी है इसमें 0.2 से जब आप इसको गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 19.6। इस तरीके से पहला क्वेश्चन का आंसर होता है 19.6। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। निम्नलिखित आयनों में अनुचुंबकीय आयन आपको बताना है अनुचुंबकीय आयन कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो कैसे करने होते हैं ये समझिए। इन क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, यहां दिया है Zn प्लस के 2। इसको कैसे कहते हैं, Zn का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 30। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 2 8 फिर अंतिम कक्ष में 2 लिखिए और जो बचते हैं उसको यहां लिखिए 18। तो ये हो गया 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन यहां दिया है Zn पे 2 प्लस Zn 2 प्लस, इसका मतलब हुआ आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। तो देखिए अंतिम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 और 3d10। देखिए अंतिम कक्ष में आते हैं 3d10 और d ऑर्बिटल में। अब आप यहां देखिए जब आप d ऑर्बिटल बनाते हैं इसमें होते हैं 5 ऑर्बिटल और कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। आप देखते हैं d ऑर्बिटल पूरी तरह भर चुका है और जब ये पूरी तरह भर चुका है तो ये तत्व वहां प्रतिचुंबकीय है। तो आपसे अगर प्रतिचुंबकीय पूछ लेता तो आंसर यही होता, लेकिन इसने पूछा अनुचुंबकीय। इस तरीके से अगर आप सब का d ऑर्बिटल देखते हैं, इसके d ऑर्बिटल इसका होता है परमाणु क्रमांक 28 और जब आप यहां लिखते हैं 2 16 तो इसमें d में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक ऑर्बिटल खाली रह जाएगा, इसलिए ये तत्व हो जाएगा अनुचुंबकीय। तो इसका आंसर हो जाएगा Ni2 प्लस। जब भी आपसे अनुचुंबकीय वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ऐसे करना है, d ऑर्बिटल में देख लेना है जो भी ऑर्बिटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने रहते हैं वो उतना ज्यादा अनुचुंबकीय होता है। देखिए ऐसे अगर आप इसका निकालते हैं Ni का तो ये आ जाएगा Ni का एक ऑर्बिटल पूरा का पूरा अयुग्मित है यानी कि पूरा का पूरा खाली है, इसलिए आंसर आ जाएगा Ni2 प्लस। ऐसे आप अनुचुंबकीय तत्व निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आया है गैको। देखिए बहुत सतर्कता से ये पूरा पेपर हल कराऊंगा और इजी वे में आप इस पेपर को करेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करना है। यही पेपर 25 तारीख में इसी तरीके का आएगा और मैं इसमें आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा, आप बहुत आसानी से पूरा पेपर 25 तारीख का बहुत जल्दी से कर सकते हैं। अब देखिए आपको करना कैसा है इस पेपर इस क्वेश्चन को जरा देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बताया है ये देखिए आप। क्वेश्चन पेपर इसमें कहा है, देखिए ये कहा है निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसहसंयोजी यौगिक नहीं है। उपसहसंयोजी यौगिक नहीं है ये पूछा है। अब आप देखिए ऑप्शन है आपका Na प्लस Cr2 प्लस CO2 प्लस और Cr3 प्लस। अब आप ये समझिए ये भी d ऑर्बिटल वाला तत्व है, ये भी d ऑर्बिटल वाला तत्व है, ये भी d ऑर्बिटल वाला तत्व है, ये s ब्लॉक का तत्व है।
कौन सा, एस ब्लॉक का। और उपसह संयोजी यौगिक डी ब्लॉक के तत्व तो बनाते हैं, लेकिन एस और पी ब्लॉक के नहीं बनाते, क्योंकि ये अक्षार धातु होती है, अक्षार धातु होती है। इसलिए आंसर आ जाएगा Na+। डी ऑर्बिटल के उपसह संयोजी यौगिक बनाते हैं, इसने कहा नहीं बनाते, तो कौन सा नहीं बनाएगा, Na+। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिटिक अम्ल के हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया पूछी है। अब आपको देखिए क्या करना है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल। अभिक्रिया तो मैं आपको इतने इजी वे में समझा दूंगा कि आप कोई सी भी अभिक्रिया अगर एग्जाम में आती है तो तुरंत बना सकते हैं, लेकिन ये पेपर शुरू से एंड तक फॉलो कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में आपको कराऊंगा उस पर बहुत सारे उदाहरण आपको दूंगा और वे पेपर में आपको मिलेंगे। आप देखिए इसमें क्या पूछा आपको, आपसे हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल का जो सूत्र होता है उसे कहते हैं HN3 या N3H भी लिख सकते हैं। अब होता क्या है, किसकी उपस्थिति में होनी है, ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर जब ये क्रिया कराई जाती है तो ये 1 कार्बन लेस वाली अभिक्रिया होती है, बहुत ज्यादा। इस अभिक्रिया का नाम होता है स्मिट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को नाम से भी अगर आपसे पूछे जाए, स्मिट अभिक्रिया है ये। और इसमें होता क्या है, मैथिल एमीन बनती है CH3NH2, यानी कि एक कार्बन, 2 कार्बन थे इधर, एक कार्बन लेस वाली अभिक्रिया है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम से भी आ सकते हैं स्मिट अभिक्रिया। तो क्या बनता है, मैथिल एमीन बनता है। और साथ के साथ देखिए, साथ के साथ CO2, यहां से CO2 निकल के चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के जाती है और प्लस जल भी निकलता है। इस तरीके से ये स्मिट अभिक्रिया आप एग्जाम में करके आ सकते हैं। तो मैं क्या बना इसमें, मैथिल एमीन क्या बना है, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड सही, मैथिल एमीन। एक कार्बन कम वाली स्मिट अभिक्रिया में यही होता है, 2 कार्बन है तो एक कार्बन वाले एमीन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलीन के ब्रोमीन से प्राप्त होता है। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे कोई भी अभिक्रिया ब्रोमीन पूछता है, यानी कि ब्रोमीन जल से किसकी अभिक्रिया पूछी, एनिलीन से। देखो अभिक्रिया एक ही है, लेकिन मैं पूरी बुक की अभिक्रिया याद कराता चलूंगा। अब आप ये देखिए, एनिलीन लिखिए, ये हुआ एनिलीन NH2। अब मेरी बात आप ध्यान से समझिए, एनिलीन की जगह अगर आपको चाहे फिनोल दे देता, फिनोल कोई भी एरोमेटिक यौगिक फिनोल आ जाता, या टालुइन आती, या टालुइन देते और इसका ब्रोमीनीकरण कराते Br2 से अभिक्रिया, यानी कि ब्रोमीन जल की उपस्थिति में अभिक्रिया अगर आपसे पूछी जाए तो हमेशा किसी से भी पूछे, ब्रोमीन जल से अभिक्रिया पूछे, तो अब आप देखिए एनिलीन ग्रुप यही होता है। और इसके पहला 2, 4 और 6, 2, 4, 6 पर ब्रोमीन आके जुड़ जाती है, 2, 4, 6 पे ब्रोमीन आके जुड़ जाती है और HBr का अणु बाहर हो जाता है। और मैंने आपसे अभी बताया है कि मैं पूरी बुक की रिएक्शन यहीं से करा दूंगा। तो पूरी बुक में कहीं भी ब्रोमीन जल से अभिक्रिया आए, किससे, चाहे फिनोल से, चाहे टालुइन से, चाहे एनिलीन से, यही तत्व बनता है, सिर्फ यहां बदलता है, फिनोल कहता OH लग जाता। तो इसका आंसर यहां संतुलित करेंगे तो 3 लगाइए और यहां भी 3। तो इस तरीके से ये बन जाएगा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्राई ब्रोमो एलिनीन, आंसर नंबर ड का हो जाएगा 3। तो ये अभिक्रिया आपकी समझ में आई होगी और मैं पहले ही बता रहा हूं सारी अभिक्रिया कराता चलूंगा। एक अभिक्रिया को मैं सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड से जोड़ के करूं चलूंगा, ताकि आप एग्जाम में तुरंत बना सकते हैं कोई भी अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है ये देखिए, ये पूछा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको भी समझते हैं। देखिए क्या कहा है, इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं।
इसमें आपसे पूछा है इन्युलिन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्युलिन के जल अपघटन से प्राप्त होना। अब देखिए क्या तत्व दिया आपको, इन्युलिन। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, इन्युलिन, इन्युलिन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता हो तो नोट कर लीजिए, C6H10O5 ये इन्युलिन होती है। और N अणु, इन्युलिन के जब इसका जल अपघटन कराते हैं NH2O, ये इन्युलिन का जल अपघटन कराते हैं, ध्यान से इस समीकरण को समझना, तो बन जाती है फ्रैक्टोज। क्या बनता है, फ्रैक्टोज बनता है C6H12O6, फ्रैक्टोज बन जाती है। N अणु फ्रैक्टोज के बनते हैं, जल अपघटन से प्राप्त होता है और यही होता है फ्रैक्टोज। अब एक बात वो ध्यान दीजिए, मैंने कहा है जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे समीकरण आएगी मैं रिलेट करके पढ़ाऊंगा। ये तो आया है इन्युलिन से, अगर यही अभिक्रिया पूछता स्टार्च से, अब आप समझिए, यही अभिक्रिया स्टार्च से कह देता तो यही सेम अभिक्रिया होती, बस यहाँ स्टार्च और इन्युलिन का दोनों का फार्मूला सेम है। अगर स्टार्च से पूछता तब ये बनता यहाँ ग्लूकोज, ये फ्रैक्टोज ना बनके बनता ग्लूकोज। ग्लूकोज का भी फार्मूला यही होता है और फ्रैक्टोज का भी फार्मूला यही होता है। तो इन्युलिन से कहे तो बनेगा फ्रैक्टोज और अगर कहे स्टार्च से तो बनेगा ग्लूकोज, बस ये अंतर होता है। तो दोनों ही दो ही अभिक्रिया है आपके कोर्स में, दोनों मैंने आपको समझा दी। तो इस तरीके से आपको मैं पूरा पेपर हल कराऊंगा और एग्जाम में देखना 65+ स्कोर आप तुरंत कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये भी समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 समझिए। यह है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। राउल्ट का नियम पूछा है आपसे, राउल्ट का नियम को परिभाषित कीजिए। चलिए देख लेते हैं राउल्ट का नियम किस तरीके से आपको करना है एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राउल्ट का नियम। अब मैं बता देता हूं क्या होता है राउल्ट का नियम। ये कोई विलायक होता है, ध्यान से समझिए, ये कोई विलायक है, कोई भी विलायक आप लीजिए, इसमें जब कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है, अवाष्पशील, तो जो विलयन बनता है ये बन गया विलयन, ये है विलायक और ये बना विलयन। तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। और राउल्ट ने यही बताया था, यो जो दाब में कमी आई है, वाष्प दाब में जो अवनमन हुआ है, यो मिलाए के पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। फिर से आप समझिए, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है और यह वाष्प दाब में यह कमी मिलाए गए अवाष्पशील पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होती है। अब इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला बनता है ये भी समझिए, क्या फार्मूला बनता है ये बता देते हैं। अब फार्मूला जो बनता है ये देखिए, फार्मूला बनेगा P माइनस PS अपॉन P बराबर N/N+N। इस फार्मूले से आप न्यूमेरिकल भी आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि वाष्प दाब में जो अवनमन हुआ है वो मिलाए गए विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये हुआ आपका राउल्ट का नियम, अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आने की संभावना है। इसके बाद देखते हैं, विलयन में Cu+ आयन रंगहीन जबकि Cu2+ आयन रंगीन होते हैं, क्यों, कारण बताओ। देखो Cu+ आयन रंगीन है जबकि Cu2+ आयन रंगीन होते हैं, कारण बताना है। देखिए Cu जो होता है इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 29 Cu का। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं 2 8, क्योंकि ये एक अपवाद है, इसके पीछे आता है 1 और यहां आ जाएगा 13, ये सॉरी 18,
ये होता है 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आप देखिए इस पे एक पॉजिटिव है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन थे तो 3d10 और 4s1, ये हो गया 29 का। लेकिन अगर Cu प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएगा, तो क्या बचेगा एंड में 3d10। और d ऑर्बिटल पूरा का पूरा, क्योंकि d में 5 ऑर्बिटल होते हैं और d ऑर्बिटल पूरा का पूरा भर जाता है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये देखिए, तो जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे आ गए तो ये होता है, इसलिए ये होता है रंगहीन। Cu प्लस आयन कैसा होता है? रंगहीन, क्योंकि पूरे के पूरे ऑर्बिटल युग्मित है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता, देखिए 2 प्लस आयन का जब आप निकालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी कि एक ये वाला एक इसमें से, तो 3d9 बचेगा, 3d9 बचेगा। और जब इसका भी आप ऑर्बिटल दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, तो ये देखिए 9 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रह जाता है। तो इसलिए इसी कारण क्या होता है, ये आयन रंगीन हो जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश की जब किरणें इस पे पड़ती है तो कुछ एब्जॉर्प्शन होता है प्रकाश का और कुछ रिफ्लेक्शन हो जाता है। उस एब्जॉर्प्शन की वजह से ही हम विलयन कैसा दिखाई देना लगता है, रंगीन, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। बस ये हुआ इसका, आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बात वो ध्यान से समझिए, डी ब्लॉक का जो भी कोई क्वेश्चन आपसे कारण बताए वाले आए, क्यों वाला आए, तो आपको आंसर ऐसे ही ऑर्बिटल बना के दे देना है। बस आपका डिपेंड करता है युग्मित है तत्व या अयुग्मित है। तो इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन आए, आंसर ऐसे ही लिखना है। आपको काम क्या करना है, 21 से लेकर 30 तक का आपको तत्वों के नाम याद कर लेने हैं बस, और उसके अंदर से ही क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो अब आप समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दंतुक तथा द्विदंतुक लिगैंड को उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, एक दंतुक लिगैंड और द्विदंतुक लिगैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक दंतुक लिगैंड कौन से होते हैं और द्विदंतुक लिगैंड कौन से होते हैं, ये समझिए। जब कोई तत्व या यौगिक या आयन कह सकते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु से एक उपसह संयोजी बंध से जुड़ता है, केंद्रीय धातु परमाणु से एक अपसह संयोजी बंध से जुड़ता है, उसे कहते हैं एक दंतुक लिगैंड। जैसे एक उदाहरण देके समझा देते हैं, NH3 है, इस पे होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ेगा, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ेगा तो एक उपसह संयोजी यौगिक बनाएगा, एक ही उपसह संयोजी यौगिक बनाता है, इसलिए इसे कहते हैं एक दंतुक लिगैंड। Cl- देखिए ये होते हैं 7 इस और ये, तो ये Cl-, Br-, ये सारे एक दंतुक लिगैंड हैं। जो आयन या तत्व केंद्रीय धातु परमाणु से एक उपसह संयोजी बंध बनाता है उसे एक दंतुक लिगैंड कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है। और जो 2 से जुड़ता है तो उसे द्विदंतुक कहेंगे, 3 से जुड़ेगा त्रिदंतुक कहेंगे। 2 दंतुक का उदाहरण हम ले सकते हैं एथिलीन डाइएमीन। देखिए उसका भी उदाहरण दे देते हैं, एक द्विदंतुक लिगैंड का भी एक उदाहरण दे देते हैं। चलिए द्विदंतुक लिगैंड को भी देख लेते हैं, एक उदाहरण से समझा दें। ये लिखा हुआ मिलता है EN, इसे कहते हैं एथिलीन डाइएमीन, CH2NH2, CH2NH2। ये देखिए, तो ये 2 उपसह संयोजी यौगिकों से केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है, इसलिए एथिलीन डाइएमीन, इसका नाम होता है एथिलीन डाइएमीन। और ये द्विदंतुक एक लिगैंड होता है क्योंकि 2 उपसह संयोजी बंध बनाकर केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ता है। तो ये हुआ एक दंतुक लिगैंड और द्विदंतुक लिगैंड का उदाहरण देकर समझाइए। कोई सा भी लिगैंड पूछे, आंसर इसी तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग लिखिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग, इसको भी देख लीजिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके उपयोग भी पूछे हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसे हम लिखते हैं RMgX।
ये होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। आर की जगह आप कोई सा भी एल्किल ग्रुप रख सकते हैं, CH3 रखिए, चाहे C2H5 रखिए, MgX की जगह Cl, कोई भी हैलाइड का अणु ले लीजिए। तो इसे क्या है, मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसके पूछे हैं उपयोग, इसका उपयोग अल्कोहल बनाने में करते हैं। क्या बना देते हैं, अल्कोहल, या अल्कोहल तो बनाया ही जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, साथ के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने में भी इसका उपयोग होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने में भी इसका उपयोग होता है, और हाइड्रोकार्बन के संश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है। हाइड्रोकार्बन संश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है। तो अगर उपयोग भी पूछा जाए तो ये इसके उपयोग होते हैं। इस तरीके से अगर किसी भी तत्व के आपसे उपयोग पूछ लिए जाए तो आपको घबराना नहीं है। नंबर एक ऐसा बता देता हूं अभिकर्मक के रूप में, ये तो लिख दीजिए आप। किसी के भी उपयोग पूछे, नंबर एक तो यही बताना है, और कोई ना कोई एक उपयोग पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो नंबर एक तो यही डाल के लिख दीजिए प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर दो, आप जो भी तत्व उससे बनते हैं उनके बनाने में लिख दीजिए। इस तरीके से जिसके भी बना उपयोग पूछे ऐसे आप उपयोग लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कहता है। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी आपका पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है ये देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा है, इसको समझिए जरा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, चलिए इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को, पहला ही क्वेश्चन, 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। प्रासरण दाब का जो फार्मूला होता है P = CRT, ये होता है। C का मतलब होता है यहाँ मोलरता, और देखिए C तो आपको दिया है, C कितना दिया है यहाँ, C आपको दिया है m/10, यानी कि मोलरता ही C होती है यहाँ। C का मतलब मोलरता 1/10, जिसको हम लिख सकते हैं 0.1। क्लियर। इसके बाद 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलिए तो 273 इसमें ऐड कर दीजिए और ये हो जाएगा 300 केल्विन। जब भी टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हो उसको 273 में ऐड करके केल्विन में बदल सकते हैं। और यूरिया जो होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का फार्मूला होता है। इसका जब आप अनुभार निकालते हैं तो आएगा 60, अनुभार निकाल के आएगा कितना, 60। लेकिन इसमें अनुभार की जरूरत नहीं है क्योंकि W नहीं दिया, W देते तो इसे W/M में बदल लेते। R का मान आपको पता है, R का मान होता है 0.0821। देखो तीनों चीज आपके पास है। C का मान कितना आया था 0.1 गुना R का मान कितना रखना है आपको 0.0821, ये अपने पास से रख लेते हैं, इतना ही होता है, और टेम्परेचर है 300। अब जब आप इसकी गुना करेंगे, देखिए 3 से गुना करिए, ये डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो तो ये कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि नीचे 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे, तो 10 की घात 3, यानी कि 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 ही 8 24, 2.46 इसका आंसर आ जाएगा। 3 अंक बाद दशमलव लग के, ये हुआ इसका आंसर। तो इस तरीके से आप प्रासरण दाब का कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां आपको ध्यान देना है, आणविक सूत्र दिया है C4H10O। अब एक बात को ध्यान रखना, C4H10O अगर कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की संख्या दुगना होकर 2 जुड़े हुए हैं और 1 हो है, तो इसका मतलब ये सूत्र या तो ईथर का बन सकता है या अल्कोहल का। देखिए यही सूत्र होता है अल्कोहल का या ईथर का, लेकिन इसने खुद ही कह दिया अल्कोहल के लिए आपसे पूछा है समावयव की संख्या। ये मैं निकालनी सिखा देता हूं, चाहे ईथर की पूछे चाहे किसी भी तत्व की आपसे समावयवी संख्या पूछे, तो करना कैसे है आपको, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। चलिए करवा देते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये कैसे करना है, सबसे पहले आप देखिए करने का तरीका। कार्बन की संख्या पे ध्यान रखिए, C4 है, तो सबसे पहले जब भी आपको
निकालना हो नंबर 1, शुरू में रखिए CH3, फिर CH2, फिर CH2 और फिर आप ले लीजिए यहां CH2OH, क्योंकि कार्बन की संख्या 4 है तो 4 बार ऐसे शुरू में CH3 रखे, CH2 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 और OH इसलिए लेना है क्योंकि अल्कोहल बोला है। एक तो बन जाएगा ये, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 4 को हम कहते हैं ब्यूटेन, ब्यूट कहते हैं ना, एन लगाइए, ब्यूटेन 1 आल, ये हुआ इसका नाम। एक तो ये बनेगा तत्व। नंबर 2, इस OH को नंबर 2 पे लाइए। नंबर दूसरा क्या बन सकता है, CH3 CH2 CH, यहां रखिए OH और इधर हो जाएगा CH3। जहां से कार्बन से OH हटाना है, दूसरे पे लाना है, वहां से हाइड्रोजन की संख्या कर देनी है कम और वो हाइड्रोजन भेज देना है यहाँ CH3, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 आल, ब्यूटेन 2 आल। अब OH को हम दूसरे से इधर लाएंगे तो यहां भी 2 ही हो जाएगा, एक संख्या तो ये बनती है, 2 तो ये बने, तीसरा भी बनेगा, इसका समावेशी कैसे। अब पहले में तो आपने OH की एक जगह से दूसरी जगह लेके गए, लेकिन चैन थी 4 ही कार्बन की। अब के चैन छोटे करने का तरीका बता देता हूं, आइसो रूप में लिखिए। तीसरा क्या होता है, आइसो रूप ये होता है, CH लिख दीजिए और दो तरफ ऐसे करिए। अब देखिए एक तरफ यहां लिखिए CH3, एक तरफ यहां लिखिए CH3 और सामने लगा दीजिए CH2OH। देखिए कार्बन की संख्या हो गई 3, अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 4 से 3, कार्बन की संख्या छोटे करने का तरीका यही है, आइसो रूप में लिखना। इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल, देखिए दूसरे नंबर पर मैथिल आया है, 2 मैथिल प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ये हो जाएगा तीसरा। अब क्या करना है, नंबर 4, इसको नियो के रूप में भी लिखिए। देखो जब भी आपको समावेशी लिखना है तो सबसे पहले आप क्रियात्मक समूह को पहले जगह से दूसरे जगह लाइए, ठीक है, जितनी भी जगह आप ला सकते हो OH को उतनी जगह लाइए, एक ऐसे समावेशी बनाइए। दूसरा, श्रृंखला को छोटी करते जाइए, 4 थी तो हमने 3 कर दिया, आइसो रूप में लिखना। अब के नियो के रूप में जब भी आपको लिखना हो, नियो एक कार्बन लगा के 3 तरफ ऐसे डंडे लगाइए आप सबसे पहले, तो यहां भी CH3 लिखिए, यहां भी CH3 लिखिए, यहां भी CH3 लिखिए। देखिए 4 कार्बन आ गए ना, क्योंकि 4 ही कार्बन लेने हैं, और सामने लगा दीजिए OH, ये बन जाएगा। इसे भी आप लिख सकते हैं 1 2, चाहे ऐसे आइए चाहे नीचे आ जाइए 3, 2 पे ही CH3 आ गया, 2 पे ही OH आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल, 2 मैथिल, और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन 2 आल, 2 आल, ये हो गया। इस तरीके से आप किसी भी समायोगी संख्या को आराम से लिख सकते हैं। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसी पैटर्न पे ही आपका एग्जाम आने वाला है, यही पैटर्न पे आएगा, समायोगी संख्या भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप समायोगी संख्या भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप बेफिक्र मेरे साथ बने रहें और देखिए, समीकरण तो मैं आपको इतनी इजी वे में समझाऊंगा कि आप जो भी पेपर 25 तारीख में आपका आ रहा है उसको तुरंत बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, ये क्वेश्चन, चलिए कहते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 का क्या कहता है, यूरिया का 1 विलियन, देखिए यूरिया कहा है, भार अनुसार कितना है 6%। अब आप बताइए अगर ये विलियन 100% है, 100% में 6%, 6 ग्राम तो है यूरिया ये विलियन में, तो 94 ग्राम क्या बचता है जल, 94 ग्राम क्या बनता है जल, क्योंकि इसने कहा विलियन बताया, विलियन का मतलब भार अनुसार, भार के अनुसार बोला है, तो 6 ग्राम है यूरिया, तो 100 में से 6 ग्राम गए तो 94 ग्राम बचता है जल। निकालना क्या है इसमें, मोल प्रभाज। अब देखिए सबसे पहले मोल प्रभाज होता क्या है, यूरिया के मोल प्रभाज निकालने हैं तो सबसे पहले इसे मोल में बदलिए। जब भी आपको मोल प्रभाज निकालना है, जो भी तत्व दिया है, देखो यूरिया का जो अनुभार होता है M, वो होता है 60, जब आप निकालेंगे अनुभार यूरिया का तो आएगा 60, और जल का अनुभार निकालते हैं तो ये आता है 18, जल का अनुभार आएगा 18। अब इसको सबसे पहले आप मोल में बदलिए,
यूरिया के मोल हो जाएंगे N बराबर W/M। मोल में बदलने का फार्मूला होता है ये। और आपको पता है W कितना है 6 और अनुभार कितना आया है 60। तो 1/6 से काटेंगे, 6 कम 6 और 6 धाम 60.1 मोल तो आ गए किसके, यूरिया के। ऐसे ही जल के भी मोल निकालिए, W/M यही फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा W कितना है 94 और बटे ये हो जाएगा 18। तो 18 पंजे 90, 18 ये आ जाएगा इसका 5.22 इसका आ जाएगा। तो दोनों के मोल आ गए, यहां जल के भी आ गए और यूरिया के भी। अब यूरिया के मोल प्रभाज निकालने हैं। मोल प्रभाज का फार्मूला होता है मोल प्रभाज। पहले मोल प्रभाज का फार्मूला ये होता है, जिसके भी मोल प्रभाज निकालने हो उसके मोल रखिए ऊपर और नीचे टोटल विलियन के मोल आ जाएंगे, यानी कि जल के भी और यूरिया के भी। तो n का मान कितना है यहाँ 0.1 और बटे टोटल मोल प्रभाज देखिए 0.1 प्लस 5.22, यानी कि ये जल यूरिया के मोल प्रभाज और ये जल के मोल प्रभाज, नीचे टोटल रखते हैं बिलियन के। तो ये हो जाएगा 0.1 बटे 5.32 ये आ जाएगा। और जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.019 समथिंग ये आएगा। ये आ जाएगा इसके मोल प्रभाज यूरिया के। और जल के निकालने हो तो एक में से घटा दीजिए, 1 माइनस 0.019, तो ये भी आ जाएगा 0.098 समथिंग आंसर। इस तरीके से आप यूरिया के और जल के दोनों के मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना था, इन्हें मोल में बदल लेना था और मोल में बदलने के बाद मोल प्रभाज के फार्मूले में आपको रख के ऐसे मोल प्रभाज निकाल लेना है। तो मोल प्रभाज का भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको सोल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसी पैटर्न से एग्जाम आने वाला है, आपको इसी पैटर्न को फॉलो करके चलना है। इन्हीं क्वेश्चनों पे ज्यादा ध्यान देना है जो इसमें पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए विद्युत वाहक बल निकालने का क्वेश्चन नेक्स्ट। एक अभिक्रिया दी रहेगी जैसे ये दी और इसका क्या निकालना है आपको, विद्युत वाहक बल। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ आपको समीकरण बदली रहेगी। तो देखिए कैसे करना है, यहां Zn को Zn के साथ लिखिए। देखो एक तो कैथोड पे तो हमेशा ऑक्सीकरण होता है और आपको समीकरण में दिखाई देगा कैथोड Zn और यहाँ Zn2+ है। तो देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण कैसा होता है ये समझिए, Zn2+, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या है 0 और यहाँ ये प्लस के 2, यानी कि +2 इलेक्ट्रॉन इधर जुड़े, तो ये होता है ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन देख लेना है। अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, कैथोड पर। और एनोड पर होता है रिडक्शन, अपचयन होता है। और देखिए अपचयन कैसे दिख रहा है आपको समीकरण में, देखिए यहाँ 2Ag+ है, लिखिए 2Ag+, और इधर आपको दिखाई दे रहा है 2Ag। तो ये हुआ रिडक्शन, और रिडक्शन हमेशा होता है एनोड पर। अब आपसे पूछा है EMF, तो इसके लिए होता है E0 सेल बराबर फार्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब देखिए कैथोड पे हुआ था Zn और Zn का मान यहां दिया हुआ है, देखिए ये रहा Zn वाला मान, कैथोड कैथोड पे रिडक्शन, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, कैथोड पे होता है रिडक्शन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ये सही कर दीजिए, ये सही करिए बस। यहां ये तो होता है एनोड पे और ये होता है कैथोड पर, ये होता है कैथोड पे होता है रिडक्शन। ठीक है ना। अब आप देखिए कैसे करना है, इस फार्मूले में रखिए कैथोड पर रिडक्शन का मान दिया है 0 प्लस में प्लस 0.80 वोल्ट और माइनस इसका रिडक्स ये दिया है माइनस 0.76। ये इनको आप ऐड करिए, प्लस 0.80 वोल्ट और प्लस 0.76, तो ये हो जाएगा 1.56 वोल्ट आंसर। इस तरीके से आप
जब भी आपसे विद्युत वाहक बल पूछे तो इसी फार्मूले से आपको कर देना है। सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया छांट लेनी है। ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और रिडक्शन कैथोड पे होता है, और फिर जो मान दिए हैं उस इस वाले फार्मूले में रखना, तुरंत आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे भी आना है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 के पूरे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, क्या कहा गया, अच्छा वे, हाँ तीसरा तीसरा ही चल रहा है अभी। क्या देखिए, क्या देख लेते हैं। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को उदाहरण देकर समझाइए। देखिए अभिक्रिया की कोटि किसको कहते हैं और आणविकता किसको कहते हैं, अब ये समझिए। जो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के अणुओं से, देखो अभिकारक के अणुओं पे तो डिपेंड करेगी, अभिकारक के अणुओं की बात होती है तो वो कहलाती है आणविकता। और जिस वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है, अभिकारक जिससे अभिकारक के अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है, वो कहलाता है वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। देखिए एक उदाहरण से समझा देते हैं। अगर हम यहां लिख लेते हैं CH3Cl और इसकी क्रिया कराते हैं NaOH से, तो क्या बनते हैं CH3OH बनेगा और प्लस NaCl बनेगा। अब आप देखिए इसमें एक और एक दो अणुओं ने भाग लिया तो इसकी कोटि हो गई, आणविकता हो गई 2। यहाँ आणविकता क्योंकि इसके बाहर कोई वे नहीं है अणु, तो इसलिए दोनों अणु भाग ले रहे हैं तो आणविकता तो हो गई 2। लेकिन अभिक्रिया की जो सांद्रता वेग परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होता है CH3Cl के द्वारा, ना कि NaOH के द्वारा। अभिक्रिया की इससे सांद्रता परिवर्तन होती है तो इसलिए अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 1। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है क्योंकि इसमें NaOH पे डिपेंड नहीं करता। NaOH तो बहुत तेजी से अटैक करता है इस पे, लेकिन अभिक्रिया की मंद कोटि में क्या होता है, ये CH3 पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव में टूटता है और ये मंद गति से होता है काम। पहले स्टेप में ये काम होता है तो एक ही अणु से अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अगर अभिक्रिया की वेग पर डिपेंड करता है अभिकारक के अणुओं की संख्या तो वो होती है कोटि, और अगर दोनों अणु जो भाग ले रहे हैं अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में, यह आणविकता है। क्लियर, तो आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है संक्रमण तत्व क्या है। संक्रमण तत्व क्या है स्पष्ट कीजिए। देखो संक्रमण तत्व किसको कहते हैं, वे तत्व जिसमें d ऑर्बिटल के पूरे युग्मित नहीं होते, यानी कि d ऑर्बिटल खाली होते हैं। देखिए d ऑर्बिटल में होते हैं 5 ऑर्बिटल, ये 1 2 3 4 5, और ये जैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बचता है, अगर ये पूरी तरीके से युग्मित नहीं होते यानी कि जोड़े नहीं बनते, देखिए जैसे ये 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बच दिए, तो ये युग्मित नहीं है, इनका जोड़ा नहीं है, तो ये तत्व कहलाएंगे संक्रमण तत्व। तो वे तत्व जिसमें d ऑर्बिटल पूरी तरह भरे नहीं होते क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। और इनके रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, ये मैंने अभी शुरू में आपको बताया था। संक्रमण धातु आयन इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है तो इसलिए इनके यौगिक अधिकांश अनुचुंबकीय होते हैं। अगर d ऑर्बिटल में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए तब यह तत्व कहलाता है चुंबकीय, जैसे Zn2+, इसका d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए तत्व कहलाता है प्रतिचुंबकीय। लेकिन अगर अयुग्मित होते हैं तो अनुचुंबकीय, ज्यादातर अयुग्मित ही रहते हैं इसलिए तत्व कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। इसी पेपर को फॉलो करते हुए चलना है और बहुत इजी से आपको पेपर कर देना है। अब देखिए पेपर में क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं और ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अब इलेक्ट्रोड विभव आप समझिए, जब किसी धातु की छड़ को उसके ही लवण के विलयन में डुबाया जाता है, देखो ये कोई धातु की छड़ ले लीजिए और इसे इसी धातु के, जैसे Zn धातु है और इसे ZnSO4 के विलयन में ही डुबाया जाता है, तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है।
इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। फिर से समझिए, जब किसी धातु की छड़ को उसके ही विलयन के लवण में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ और उसके विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। और ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है? देखो, एक तो धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा, धातु की प्रकृति पे निर्भर करता है, एक टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है, टेम्परेचर ताप पे भी निर्भर करता है, और जो ये इसमें आपने लवण लिया है इसकी सांद्रता पे भी निर्भर करता है, सांद्रता पे भी निर्भर करता है। तो आप लिख सकते हैं धातु की प्रकृति पर और विलयन की सांद्रता पर और क्या बताया, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। इस तरीके से आप 5 के भी कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है इसे समझिए जरा। ये कहा है, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय आदायु काल का 10 गुना होता है, ये सिद्ध करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, माना प्रारंभिक मात्रा मान लीजिए, माना प्रारंभिक मात्रा है ए, कितनी पूर्ण हो गई, यानी कि x जो बचा, x जो बचता है, x जो बचता है वो प्रारंभिक मात्रा में से 99% 99.9% निकल गई तो कितनी बची, तो देखिए यही तो बचेगी, एक में से घटा दीजिए इसको, यानी कि इतनी पूर्ण हो गई। पूरी अभिक्रिया अगर एक थी, इसमें से घटाइए 99.9 तो बराबर कितनी बची, आप देखिए 0.001, यही तो बचेगी 0.001, क्योंकि 100% अगर कर रहे हैं तो एक जीरो और बढ़ाइए, पहले तो ये देखिए परसेंटेज में थी, इसको ऐसे बदलिए तो ये हो जाएगा 999.9 ये, और ये दशमलव हटा के यहाँ आ जाएगी, तो इसलिए ये बचती है, इसलिए क्या होती है, यही बचती है। देखिए जरा समझिए इसको, यही तो बचेगी, ए लगाइए, ये बचती है, ठीक है। फिर से समझिए, 99% पूरी हो गई, परसेंट को अगर हम 100 लिख के दशमलव हटाए तो 0.999 आ जाएगा, और एक में से घटा दीजिए, ये बचेगी 0.001 ए। क्लियर बात। अब देखिए फार्मूला क्या होता है प्रथम कोटि का अभिक्रिया का, फार्मूला लगाइए, फार्मूला होता है K बराबर 2.303 अपॉन टी log A अपॉन A माइनस एक्स। इसमें मान रख दीजिए, इसमें t को यहां ले जाइए, t बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन k, क्योंकि हमें समय का अकॉर्डिंग निकालना है, और log a अपॉन कितना बचा था ये 0.001 a से a कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास t बराबर, अब आप यहां देखिए t बराबर 2.303 अपॉन k और log 10 की पावर 3। क्यों? क्योंकि जब डेसिमल हटाएंगे तो 1000 ऊपर हो जाएगा, और 1000 को मैं लिख सकता हूं 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 का मतलब हुआ 3 log 10, और log 10 का मान होता है 1, यानी कि ये हो जाएगा 2.303 अपॉन k और गुना 3, क्योंकि log 10 का मान 3 आगे आ जाएगा, log 10 का मान 1 और 3 से ऐसे गुना करिए, क्या बनेगा 3 तिया 9 0, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 अपॉन k, ये मान आया टी का। और आप जानते हैं आदायु काल और वेग स्थिरांक, के को कहते हैं वेग स्थिरांक में क्या संबंध होता है, ये भी समझिए, यहां लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं के बराबर होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, ये होता है, ये समीकरण 1 मानिए, ये समीकरण 2 मानिए। तो टेम्परेचर के अनुपात में लिखने पर, टी अपॉन टी हाफ में लिखने पर क्या बनता है, टी का मान कितना आया था 6.903 अपॉन के, और इसे भाग कर देना है किससे, ये वाले से, 0.693 अपॉन के से के कैंसिल हो जाएगा, और जब इससे काटेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आदायु काल का टी बराबर आ जाएगा 10 टी हाफ। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों को भी आराम से कर सकते हैं। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का कोई भी सवाल आए तो इस फार्मूले में लगा के करिए। ये जो a माइनस एक्स होता है ये बची हुई मात्रा होती है। अगर आप पे 10 रुपए हैं, 2 रुपए आपने खर्च कर दिए, कितने बचे 8, तो ये 8 आना है, ये 8 आना है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं,
20 रुपए खर्च कर दिए, कितने बचते हैं 80, तो 80 रखना है। तो इस तरीके से वे क्वेश्चन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करना है। ये कहा है निम्नलिखित सहसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। आईयूपीएसी नाम भी लगातार आते हैं, कैसे लिखे जाते हैं आइए ये भी समझाता हूं। आईयूपीएसी नाम देखिए ये कैसे करना है आपको, आईयूपीएसी नाम ये भी समझिए। आईयूपीएसी नाम कैसे करने हैं ये देखिए, और आईयूपीएसी नाम जरूर आएंगे, इसको करने का तरीका भी देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, आपको ये देख लेना है कि ये जो समन्वय है ये ऋणात्मक है या धनात्मक है। अगर यहां Cl है तो ये जो समन्वय ये हुआ धनात्मक, धनात्मक। और अगर सुर में धातु दी होती है देखिए ये, तो ये समन्वय होता है ऋणात्मक। तो ऋणात्मकों के नाम अलग तरीके से लिखे जाते हैं और धनात्मक के अलग। देखिए कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले लिखिए, अगर आप धनात्मक लिगैंड का नाम लिख रहे हैं तो सबसे पहले लिगैंडों के नाम लिखिए। देखिए ये 2 है, ABCD के हिसाब से पहले लिगैंडों के नाम लिखना Cl2 और En। Cl2 क्या कहते हैं 2, इनकी संख्या भी लिखी जाती है, लिगैंडों की संख्या भी लिखी जाती है। डाई क्लोरो, यानी कि 2 को कहते हैं डाई क्लोरो, ठीक है ना। और En को कहते हैं, देखो En कोष्टक में En, इसे कहते हैं एथिलीन डाई एमीन। ये क्या है En का मतलब एथिलीन डाई एमीन। ये बताइए, ये इतना तो समझ में आया। इस लिगैंड का नाम लिखिए और इस सबसे पहले लिगैंडों के नाम लिखिए। और Cr को कहते हैं क्रोमियम। Cr क्या होता है क्रोमियम। अब यहां लिखनी होती है ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय। ये कैसे निकाली जाती है ये निकालना सिखाता हूं। जिसकी निकालनी है इसे मानिए x प्लस Cl की होती है -1। ये तो कुछ आपको याद रखनी पड़ेगी। Cl की होती है -1 और 2 इसके अनुत गुना 2, और प्लस En की होती है 0, नोट कर लीजिए, और प्लस Cl की होती है -1। तो देखिए -2 एकम 2, -2 और -1, -3 हो गए, और इधर आके आ जाएगी 0 बराबर 0, क्योंकि आयन की संख्या नहीं है यहाँ 0 रख दिया है, तो प्लस के 3 आ जाएगी, और इसे रोमन अंक में हम लिख देते हैं 3। ऐसे ऑक्सीकरण संख्या निकाल, इनमें समझा दूंगा और समझ लीजिए। और Cl को क्या कहते हैं क्लोराइड। क्लोराइड यहां जो समन्वय से बाहर जो भी तत्व आता है उसकी संख्या नहीं लिखते। अगर यहाँ Cl2 होता तो नहीं लिखते, बस क्लोराइड लिखते हैं। इस तरीके से आप आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। चलिए और उदाहरण से देख लेते हैं। दूसरे उदाहरण से ये समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। अब ये देखिए, अगर आपको लिखना हो इसका, ये हुआ धातु, यानी कि धनात्मक। ये देखो शुरू में अगर कोई धातु दी है तो सबसे पहले जैसे धातु का नाम ही लिखिए। इस धातु का नाम CS को कहते हैं सीजियम, लिखिए इसको सीजियम। और एक बात का वो ध्यान रखिए, अब सीजियम पहले धातु का नाम लिखने के बाद लिगैंड का नाम लिखा जाता है। लिगैंडों की संख्या भी लिखी जाती है, 4 है ना, 4 को हम कहते हैं टेट्रा, और Cl को कहते हैं क्लोरो। लिगैंडों के नाम में क्लोरो आता है, Cl को कहते हैं क्लोरो। अब यहां देखिए Fe को क्या कहते हैं 8 लगता है अगर ये ऋणात्मक समन्वय है, क्योंकि अगर सुर में धातु दिया है और ये ऋणात्मक समन्वय है 8 जुड़ता है, 8 जुड़ता है। जैसे फेरस होता है ना, ये फेरिक या फेरस, तो फेरेट क्या लिखा जाएगा इसे फेरेट। और अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी लिखनी है हमको, देखो कैसे। CS की होती है प्लस के 1, प्लस Fe के हमें निकालनी x मान लीजिए, प्लस और 4 गुना Cl की होती है -1 और बराबर में 0, क्योंकि इस पर कोई प्लस या माइनस नहीं है इसलिए ये। अब देखिए 4 एकम 4, माइनस के 4 और प्लस के 1, तो माइनस के 3 बचे, और इधर आके आ जाएंगे प्लस के 3, तो इसके आ जाएगी 3rd। ये इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या भी आप निकाल के रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसको समझिए। देखो शुरू में फिर धातु दी है और धातु की संख्या नहीं लिखी जाती, धातु की संख्या नहीं लिखी जाती, तो K को हम क्या कहते हैं पोटेशियम। सबसे पहले धातु का नाम लिखिए, संख्या मत लिखना इसकी, पोटेशियम। लिगैंडों की संख्या लिखी जाती है। अब आइए यहां देखिए, अगर लिगैंडों की संख्या में कुछ ऐसे होता है कि अगर ये ती को ट्राई नहीं लिखेंगे, कुछ तत्व जैसे ये होता है इसे लिखेंगे ट्रिस, और इसको लिखेंगे अंदर क्रोम। C2O4 को कहते हैं ऑक्सीलेट,
लेटो, ऑक्सलेट, ऑक्सलेट लिखिए। ट्रेस ऑक्सलेट, तीन को कहते हैं ट्रेस, दो होता तो इसे कहते हैं बिस, दो को बिस। अब यहां देखिए CO क्या हुआ, कोबाल्ट होता है ना, लेकिन ये हुआ ऋणात्मक संकुल, तो इसे CO को क्या कहते हैं, क्रोमेट, क्रोमोएट लगेगा ना, क्रोमेट, ठीक है ना, क्रोमेट, क्रोमेट। और अब ऑक्सीजन संख्या देखिए, प्लस का एक होती है के और 3 से गुना, तो प्लस के 3 तो ये हो गई। CO की हमें निकालनी x मान लीजिए, प्लस ऑक्सोलेटो की जो होती है वो होती है 0, ऑक्सोलेटो की कितनी होती है 0, और 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0, तो ये आ जाएगी 3। इसकी कितनी आ जाएगी, नहीं ऑक्सोलेटो की होती है -2, सॉरी सॉरी सॉरी, -2 गुना 3, तो ये हो जाएगी -6, तो ये आएगी ऑक्सीलेटो की, और प्लस के 3 है पोटेशियम की, तो 3 ही बचे, तो कितने बचे 3, थर्ड आ जाएगी, ये हुआ। तो इस तरीके से आप आराम से ऑक्सीजन संख्या भी निकाल सकते हैं। आइए उसका भी नाम लिखना, उसका भी नाम लिख के देख लेते हैं। देखिए इसका नाम कैसे लिखना है ये भी समझिए। नेक्स्ट का, अब आप बताइए, यहां आई है, आई, अब आप समझिए, तो यह है धनात्मक संकुल। सबसे पहले इसमें 2 लिगेंड आए हुए हैं NH3 और Cl। अब NH3 तो बनता है A से, एमीन, और Cl बनता है C से, तो ABCD के हिसाब से लिगेंडों के नाम लिखे जाते हैं। तो पहले A वाले का आएगा, तो इसकी संख्या है 3, तो इसे कहेंगे, 3 को कहते हैं ट्राई, और NH3 को एमीन, ट्राई एमीन, क्लियर। और फिर इसको भी देखिए, ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा CO, कोबाल्ट, इसे लिखेंगे कोबाल्ट। और अब इसकी ऑक्सीजन संख्या देखिए कैसे निकालेंगे, CO की निकालनी है तो x मानिए, Cl की होती है -1 और गुना 3 कर दीजिए, देखो, और NH3 की होती है 0, तो -3 हो गई, और इधर जाके हो जाएगी 0, बराबर से इधर जाके +3, तो 3 को इधर ले जाएंगे +3, तो यहां आ जाएगा थर्ड। और I को कहेंगे आयोडाइड, आयोडाइड। इस तरीके से इसका नाम बन जाएगा ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरो कोबाल्ट, थर्ड आयोडाइड। इस तरीके से आप IUPAC नाम भी बहुत इजी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां से शुरुआत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हल करनी है ये भी समझिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करनी है ये भी आप समझिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं एग्जाम में। चलिए देख लेते हैं क्या पूछा है। ये आपसे पूछा है ग्लूकोज, चलिए देखते हैं। ग्लूकोज बनाने की विधि पूछी है, 2 विधि पूछी है ग्लूकोज बनाने की, 2 विधि। देखो ग्लूकोज बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज जो होता है ये 2 तत्वों से बनता है। अब आपको ये ध्यान देना है, एक तो बनता है स्टार्च से, नंबर 1 तो स्टार्च से, और नंबर 2 सुक्रोज से। इन दोनों से आपको बनाना है ग्लूकोज। देखो स्टार्च का जो फार्मूला था, आप देखिए मैं समीकरण लिख देता हूं, C6H10O5 और N के अणुओं की संख्या ले जाएंगे तो ये हो जाएगा स्टार्च का फार्मूला। जब इसका कहते हैं हम जल अपघटन, किसी अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कर देते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6, N अणु बन जाते हैं ग्लूकोज के। तो ये हुई स्टार्च से बनाने की विधि, ये इस समीकरण को आप लिख सकते हैं, और ये बना ग्लूकोज। और अगर नंबर 2 आपको बनाना है सुक्रोज से। अब सुक्रोज से भी देखिए, सुक्रोज से बनता है सुक्रोज का सबसे पहले फार्मूला लिख सकते हैं C12H22O11, ये होता है सुक्रोज। जब इसका भी जल अपघटन करते हैं, जल अपघटन करते हैं तो ये बनता है C6H12O6 सुक्रोज प्लस C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बनते हैं, ये बना ग्लूकोज। दोनों का अनुसूत्र एक ही होता है, ग्लूकोज बना और ये बना फ्रक्टोज। इस तरीके से आप ग्लूकोज बनाने की विधि अगर आती है
तो स्टार्च से भी बना सकते हैं और सुक्रोज से भी बना सकते हैं। तो ये हुई दोनों बनाने की विधि। लेकिन अब देखिए इसमें पूछा क्या है, ग्लूकोज से आपसे क्या बनवा रहा है, सैकेरिक अम्ल। घबराइए मत, बहुत इजी से वहां एग्जाम में आप समझिए और कर सकते हैं। अब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी अच्छे से समझाऊंगा कि आप गलत नहीं कराएंगे। परसों का पेपर 25 तारीख में जो पेपर आएगा उसमें कोई सी भी रिएक्शन आए, अब इसमें मैं आपको सारी रिएक्शन जोड़ के समझाऊंगा जितनी भी बुक में है। अब आप समझिए कैसे। देखिए सबसे पहले अब आपसे क्या पूछा, सैकेरिक अम्ल बनाना। तो देखिए थोड़ा सा आप ये समझिए सैकेरिक अम्ल कहते किसको है, ये समझिए। जब भी आपसे ग्लूकोज की कोई भी अभिक्रिया कराए, देखिए सैकेरिक अम्ल बनवा रहा है, सैकेरिक अम्ल और क्या बना रहा है, ग्लूकोनिक अम्ल। अब आप देखिए दोनों के दोनों ऑक्सीकरण अभिक्रिया से बनते हैं। ऑक्सीकरण, देखिए ग्लूकोज का फार्मूला आपको लिखना है इस तरीके से, ग्लूकोज CHO का होल 4 और CH2OH, ये होता है ग्लूकोज। जब इसका ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है, किसकी उपस्थिति में होता है ये समझिए आप। ऑक्सीडेशन जो अभिक्रिया करते हैं वो होता है HNO3 के द्वारा। HNO3 के द्वारा जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो दोनों जगह यहां और यहां COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाता है, CHOH का होल 4 और COOH दोनों जगह COOH कार्बोक्सिलिक समूह आ जाता है। इसे ही कहते हैं सैकेरिक अम्ल। और साथ के साथ जल का अणु भी बाहर होता है। इस तरीके से 3 अणु लगे तो ये हुआ सैकेरिक अम्ल में परिवर्तन ग्लूकोज से। लेकिन अगर परिवर्तन होता है ग्लूकोनिक अम्ल में, तो ग्लूकोनिक अम्ल में भी देखिए, ग्लूकोनिक अम्ल में सिर्फ एक पहले ही एल्डिहाइड समूह कार्बोक्सिलिक समूह में बदलता है। अब देखिए कैसे होता है ये समझिए बस। अब ग्लूकोज का सूत्र दोबारा लिखिए, CHOH का होल 4 और CH2OH। अब जब इसका आप कहते हैं ब्रोमीन जल के द्वारा, किसके द्वारा करना है, ब्रोमीन प्लस जल, ब्रोमीन जल के द्वारा आप इसका ऑक्सीकरण करिए, यानी कि नवजात ऑक्सीजन से क्रिया। तो ये जो पहला ही तत्व है, एल्डिहाइड ग्रुप काय में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाता है, और CHOH का होल 4 और CH2OH, यही होता है ग्लूकोनिक अम्ल। इस तरीके से आप ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। और ये हुआ आपका पूरा पोर्शन। सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा आपको बनानी है क्लोरोबेंजीन। जब भी सैंडमायर अभिक्रिया आए तो आपको क्या करना है, बेंजीन की रिंग पे N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको CuCl क्यूप्रस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में गर्म कर देना है करीब 60 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसे करने से यहां से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और बेंजीन की रिंग पे बच जाता है Cl। यही होती है, ये बना क्लोरोबेंजीन, यही होती है सैंडमायर अभिक्रिया। इस तरीके से आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। या इस अभिक्रिया को अनुसूत्र के रूप में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो बेंजीन की रिंग है इसे लिख सकते हैं फेनिल C6H5, बेंजीन की रिंग, क्योंकि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल गई तो फेनिल समूह बचता है, और N2Cl ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसकी अभिक्रिया आप करा सकते हैं CuCl क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के द्वारा, और ये बनता है C6H5Cl प्लस N2। इस तरीके से आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं सैंडमायर अभिक्रिया के द्वारा। अब क्या कह रहा है ये, रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक को आप कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है फिनोल। इस तरीके के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, फिनोल बनाने की विधि भी यही है। अब आप समझिए कैसे। अब आपको क्लोरोबेंजीन से बनाना है फिनोल, तो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करते हैं ये देखिए। बेंजीन की रिंग पे Cl, ये लिखा आपने क्लोरोबेंजीन, और जो बनाना है उसको इधर लिखिए। अब आप देखिए फिनोल बनाना है, ये लिख दीजिए ऐसे,
एक तरफ क्लोरोबेंजीन, एक तरफ फिनोल, क्योंकि बेंजीन से आपको क्लोरोबेंजीन से बनाना है फिनोल। क्लियर। अब देखिए यहां आना है OH और Cl को बाहर निकलना है, तो क्यों ना NaOH ले ले जलीय, जलीय NaOH ले लीजिए। और ऐसे करने से करीब 300 डिग्री सेल्सियस बहुत हाई टेम्परेचर पे यह अभिक्रिया होती है और 200 वायुमंडल दाब लेना होता है। वायुमंडलीय दाब भी हाई होना चाहिए और टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। जब फिनोल में यह परिवर्तन होता है NaCl बाहर हो जाता है। इस तरीके से आप क्लोरोबेंजीन से फिनोल बना सकते हैं और ये फिनोल बनाने की विधि भी है। अगर फिनोल बनाने की विधि भी आ जाए तो आप इसे लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करना है आपको। अब आपसे पूछा है इसमें क्लोरोबेंजीन से अब आपको बनानी है टॉलुइन। फिर वही आपको क्या करना है, एक तरफ लिखिए क्लोरोबेंजीन, ये लिख दिया, और दूसरी तरफ जो बनानी है टॉलुइन। टॉलुइन कहते हैं बेंजीन की रिंग के ऊपर CH3 समूह लिख दीजिए, ये होती है टॉलुइन। अब देखिए क्लोरोबेंजीन को टॉलुइन में अगर आपको बदलना है तो आपके दिमाग में एक अभिक्रिया आनी चाहिए जिसका नाम है फिटिंग अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है फिटिंग अभिक्रिया, नाम से भी आती है फिटिंग अभिक्रिया। अब आप इसको समझिए, फिटिंग अभिक्रिया में होता क्या है। ये अभिक्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है और साथ के साथ देखो CH3 यहां जुड़ना है ना, CH3 और Cl ले लीजिए, CH3 Cl ले लीजिए और ये होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। देखो नाम से भी पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। अब देखिए जब ये करते हैं फिटिंग अभिक्रिया भी इसको कहते हैं, और यहां से NaCl के दो अणु बाहर हो जाएंगे क्योंकि Cl के दो अणु थे, एक Cl ये एक Cl ये, तो Na के संतुलित करेंगे दो। इस तरीके से फिटिंग अभिक्रिया से आप टॉलुइन भी बहुत इजी से बना सकते हैं जैसे कि आपके सामने है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, नाम से भी पूछी जाती है। नंबर तीसरा आपको बनाना है डाइफेनिल। अब ये भी देखिए कैसे बनानी है, इसको भी समझिए। डाइफेनिल क्लोरोबेंजीन से कैसे बनती है ये भी आप समझिए। अब आपको फिर लेनी है क्लोरोबेंजीन क्योंकि इसी से ही बनानी है, क्लोरोबेंजीन से ही, और प्लस प्लस जो बनानी है इधर लिखिए डाइफेनिल, यानी कि दो फेनिल के ग्रुप, फेनिल ग्रुप दो, ये दो फेनिल ग्रुप आपस में जोड़ देने हैं। जब दो फेनिल ग्रुप आपस में जोड़ देने हैं इसे कहते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। ये कौन सी होती है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, नाम से भी आ सकती है। तो देखिए ये भी ऐसे ही होनी है, वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यही होती है। क्लोरोबेंजीन सोडियम से अभिक्रिया करानी है और अब के एक बार फिर दोबारा क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, दोबारा फिर, क्योंकि दो फेनिल समूह जुड़ने हैं। तो और किसकी उपस्थिति में होती है, शुष्क ईथर की, इसे तब हम कहते हैं वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। ये डाइफेनिल बन गई और साथ के साथ दो NaCl के अणु बाहर हो जाते हैं, एक Cl ये एक Cl ये, और यहाँ दो लगा दीजिए। इस तरीके से ये अभिक्रिया भी आप आसानी से समझ गए होंगे, नाम से भी पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी भी तरीके से आपसे पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन आया था, इसको भी समझिए क्योंकि क्वेश्चन आपको सारे ही समझ के करने हैं, आना ही इसी पैटर्न पे है एग्जाम। अब आप समझिए जरा, पाली अथवा करके, या तो आपको करना था ये वाला पोर्शन या करना था ये, लेकिन मैं तो पूरा समझा रहा हूं, क्या पता एग्जाम में ये भी आ जाए या इनमें से कोई सा भी आए। तो अब आप ये समझिए पाली हाइड्रोजन किसे कहते हैं। देखो नाम से पता चलना, पाली माने बहुत, हाइड्रोजन माने यौगिक। वे यौगिक जिसपे एक से अधिक हाइड्रोजन अणु होते हैं पाली हाइड्रोजन कहलाते हैं। यानी कि जिस भी यौगिक पे एक से ज्यादा हाइड्रोजन के अणु, हाइड्रोजन यानी कि X, जिसमें या तो Cl हो या Br हो या आयोडीन हो, जिस यौगिक पे ये एक से ज्यादा होते हैं उसे ही हम कहते हैं पाली हाइड्रोजन। देखो कुछ उदाहरण बता देता हूं, CHCl3 जो आपके कोर्स में है इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म। देखो इस कार्बन पे 3 Cl के अणु हैं, एक से ज्यादा है ना इनमें से, तो क्लोरोफॉर्म हुआ पाली हाइड्रोजन। इसी के तरीके से CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस कार्बन पे हाइड्रोजन के 4 अणु हैं तो एक से ज्यादा तो है, तो ये हुआ क्या, पाली हाइड्रोजन। और इस पे टिप्पणी लिखने को इनके गुण लिख दीजिए,
यानी कि इनका घनत्व अधिक होता है, ये विलायक के रूप में काम करते हैं। और क्लोरोफॉर्म का काम किस निश्चेतक यानी कि मूर्छा करने में होता है, ठीक है ना। और अग्निशय यंत्र बनाने में इसका प्रयोग होता है। CCl4 पर और क्लोरोफॉर्म पे बैन है, क्योंकि ये बहुत क्लोरोफॉर्म जो है वायुमंडल के संपर्क में आकर फाजिल गैस बना लेती है, जो कि बहुत वैसेली गैस होती है, इसलिए क्लोरोफॉर्म पे रोक लगाई हुई है। तो ये हो गया किसके बारे में, पॉली हैलोजन यौगिक पर टिप्पणी लिखने को कहा था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, फिनोल बनाने की विधि लिखनी है। देखो अभी थोड़ी देर पहले आपने क्लोरोबेंजीन पे ये लिया, क्लोरोबेंजीन जब इसकी क्रिया जलीय NaOH से करा देते हैं, किसकी उपस्थिति में कराते हैं, देखिए NaOH यानी कि 300 डिग्री टेम्परेचर और 200 वायुमंडलीय दाब पर जब कराते हैं तो फिनोल प्राप्त हो जाती है। यह हुई फिनोल बनाने की विधि, और प्लस NaCl बाहर हो जाता है। तो ये फिनोल आप इस तरीके से बना सकते हैं। और अगर आपको या एक और विधि बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, N2CN बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का भी अगर आप कहते हैं जल अपघटन कर देते हैं H2O, तब भी फिनोल बन जाती है, और साथ के साथ इसमें से नाइट्रोजन गैस और HCl भी बाहर हो जाता है। तो फिनोल बनाने की दूसरी विधि ये भी है, लेकिन आप इसी विधि से बना दीजिए, इसने किसी का नाम नहीं दिया। तो ये हुई फिनोल बनाने की विधि। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है इससे, क्वेश्चन को जरा समझिए, आगे क्या कहा है इसने, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात मैं अब आपको बताऊंगा। एग्जाम में 25 फरवरी को जो आपका एग्जाम है उसमें कुछ ही ना किसी तरीके से ये समीकरण पूछेगा। अब आप देखिए जरिए, इसने कहा फिनोल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से। जब भी सांद्र HNO3 से अभिक्रिया पूछे, देखो मैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अब शुरुआत करता हूं यहां से। अगर आपसे फिनोल से पूछे, देखो मैं तत्वों के नाम लिख दे रहा हूं, फिनोल से पूछे चाहे टालोइन से पूछे, अब यहां मैं तत्वों के नाम लिखता जा रहा हूं, चाहे क्लोरोबेंजीन से आए Cl क्लोरोबेंजीन से, और चाहे एनिसोल से आए COCH3 एनिसोल से आए, इन चारों में से, और चाहे एनिलीन भी ले लीजिए, देखिए ये हुआ एनिलीन, इनमें से किसी भी तत्व से अगर सांद्र HNO3 की अभिक्रिया पूछे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, तो देखिए बनता कैसे हैं, सारे के सारे तत्व इसी तरीके से बनेंगे जैसे मैं एक अभिक्रिया ना समझा कर पूरी अभिक्रिया करा रहा हूं, और HNO3 में से किसी भी से आपसे अभिक्रिया पूछेगा, नाम बता देता हूं, ये फिनोल है, ये टालोइन है, ये क्लोरोबेंजीन है, ये एनिसोल है, ये एनिलीन है, ठीक है ना। इनमें से किसी से भी अगर सांद्र HNO3 की क्रिया आ जाए, करने का सबका एक ही तरीका है। देखिए समीकरण को आप समझिए, सबसे पहले किससे पूछिए, फिनोल से, OH। इस पे जब आप क्रिया कराते हैं सांद्र HNO3 की, HNO3 सांद्र, तो अब आप ये समझिए कैसे होती है सांद्र HNO3 की अभिक्रिया, इनमें से किसी से भी आए, तो देखिए ये लिखिए फिनोल, और इसकी दूसरी पोजीशन पर देखो, दूसरी पोजीशन पे 2NO2, और 4 पोजीशन देखो 1 2 3 4 पोजीशन पे भी NO2, 4 5 और 6 पोजीशन पे भी NO2, तो ये बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, और इसे ही कहते हैं पिक्रिक अम्ल। ये क्या होता है, पिक्रिक अम्ल होता है, और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता है पिक्रिक अम्ल बनाना। तो यही अभिक्रिया होते हैं। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिए, अगर यही अभिक्रिया टालोइन से कहता तो बस OH की जगह CH3 लगा देते आप, या क्लोरोबेंजीन से आती तो यहाँ OH की जगह Cl बदलिए, एनिसोल से आए तो ये रखिए, इससे आए तो ये रखिए। देखिए एक ही अभिक्रिया मैंने सबसे आपको समझा दी, एग्जाम में किसी ना किसी से तो आएगी, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इन तत्वों के नाम रखिए, याद रखिए इन तत्वों के नाम, इनमें से किसी से भी अगर आपसे ब्रोमीन जल से भी पूछे, तो जो अभिक्रिया फिनोल से होती है वही सबसे होती है इनसे,
अब ये देखिए कैसे, अब आप जरा ध्यान दीजिए। अगर ये अब आपको करनी है अभिक्रिया ब्रोमीन जल से, देखिए कैसे, आपने लिया फिनोल, ये लिया फिनोल और इसकी क्रिया करा देनी है Br2 से, ब्रोमीन जल AH2O। ये तो पूछा, किसी से भी कहता फिनोल की जगह वही तत्व रख देते। अब देखिए कैसे करना है, ये भी इसी तरीके से होता है। फिनोल लिखिए और इसको भी 2 पोजीशन पे Br, 4 पोजीशन पे Br और 6 पोजीशन पे Br जोड़ दीजिए इसका, और साथ के साथ HBr भी बाहर हो जाता है, क्योंकि जहां से ये हाइड्रोजन निकलते हैं यहां से, तो 3 लगाइए संतुलित करने के लिए, 3 यहां लगाइए, तो इस तरीके से संतुलित भी हो जाएगी और इसे कहेंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। इस तरीके से आप फिनोल से ब्रोमीन जल की अभिक्रिया, फिनोल से ना कह के किसी से भी कहता, सेम यही प्रोसेस होता जो मैंने आपको समझाया है। तो ये एक अभिक्रिया ना होकर समस्त अभिक्रिया मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिए, अगर आप से फिनोल से क्या करवाना है, जिंक की अभिक्रिया, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, ये भी समझिए। ये बेंजीन बनाने की विधि है। अब आप देखिए, फिनोल पे जब आप क्रिया कराते हैं Zn की क्रिया कराते हैं, तो होता क्या है, ये O Zn के साथ बाहर हो जाता है, ZnO, और बेंजीन बनती है, ये बेंजीन बनती है, ये बन गई बेंजीन। अब कहेंगे कैसे, देखो इसे अनुसूत्र के रूप में लिख के देखो, C6H5OH, ये हुआ ना फिनोल, और प्लस जब इसकी Zn की क्रिया कराई जाती है और गर्म करते हैं Zn की क्रिया द्वारा, तो देखिए ये ऑक्सीजन Zn के साथ बाहर, तो देखिए C6H6 तो बचा, और यही तो बेंजीन होती है, यही तो है, ये बेंजीन यही तो होती है, और Zn बाहर। इस तरीके से आप फिनोल से Zn की क्रिया द्वारा बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। तो तीनों अभिक्रिया मैंने आपको समझा दी। तो एग्जाम में चाहे ये आपको करके आना था, अथवा चाहे ये मैं समझाऊंगा एनिसोल भी, क्योंकि क्या पता एग्जाम में ये आए। तो इस तरीके से अभिक्रिया आपको एग्जाम में 40 नंबर का तो इसी पेपर के अंदर से मिल जाएगा, और इसी के तरीके से दूसरी समीकरण कैसे बनती है वो मैं आपको करा दूंगा। तो 65 प्लस आप जरूर जाएंगे, आप देखते रहें। अब नेक्स्ट देखिए, अब इन क्वेश्चनों को देखिए क्या कहा है। इसने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एनिसोल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए, इसकी निम्नलिखित से अभिक्रिया समझाइए। देखो सबसे पहले आपको जो बनाना है उसका आपको अनुसूत्र पता हो। एनिसोल कहते हैं बेंजीन की रिंग पे OCH3, ये होता है एनिसोल, ये बनाना है। तो अब जब बनाना है, आप मेरी बात समझिए, जो बनाना है उसे इधर रखिए और बेंजीन लेके यहां देखिए, बेंजीन की रिंग पे देखिए O तो है ही, ONA ले लीजिए, इसे कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड ले लीजिए, क्योंकि O यहां भी है, O यहां भी। अब यहां से Na आपको निकालना है, तो NaCH3I, क्योंकि CH3 जोड़ना है और Na निकालना है, तो कोई भी एल्किल हैलाइड ले लीजिए ताकि Na यहां से बाहर हो जाए। तो यहां से NaI बाहर हो जाएगा, और इस तरीके से एनिसोल बहुत इजी से आपने प्राप्त कर ली। NaI बाहर और ये CH3 यहां आ गया, एनिसोल बनाने की विधि हो गई। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, एनिसिल बनाने की रासायनिक समीकरण ऐसे बना सकते हैं आप बहुत इजी से। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा, अभिक्रिया दिखानी है आपकी एसिटिल क्लोराइड से। अब देखिए, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया आए, अब जरा ध्यान से मेरी बात समझना, अगर इन ऐसे तत्वों से जैसे एनिसोल है, एनिसोल से एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर पूछे, तो बस एक ही बात ध्यान रखना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एसिटिल ग्रुप आके जुड़ जाता है, ये ग्रुप आके जुड़ जाता है। अब मैं क्या समझाने जा रहा हूं आपको, बहुत अच्छे से ये समीकरण समझना, क्योंकि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड से एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया है।
तो चलिए देखिए क्या समझना है आपको। और कल आपको एसिटिल क्लोराइड जरूर मिलेगा। और मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं, मैं एक समीकरण ना समझाकर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझाता हूं। अब देखिए मैं जो बात बताने जा रहा हूं, ये तत्व लिख देता हूं मैं। देखो शुरू से ही लिख देते हैं, CH3 टॉलुइन। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझना। ये लिख देता हूं मैं OH फिनोल। ये लिख देता हूं मैं OCH3 एनिसोन। ठीक है ना। और ये लिख देता हूं मैं OCH3, ये भी आ गया, क्लोरोबेंजीन। ये लिख देता हूं मैं क्लोरोबेंजीन। और एक लिख देता हूं एनिलीन। अब आप मेरी बात फिर जरा ध्यान से समझिए। ये लिख देता हूं मैं एनिलीन। ये जो 5 तत्व है, ये वे तत्व है जो अपने एक ही परिवार मानते हैं, पांचों के पांचों। मेरी बात जरा ध्यान से देखो। ये पांचों के पांचों तत्व कहते हैं हम एक ही परिवार के हैं। क्यों? क्योंकि जो भी तत्व अगर एसिटिल क्लोराइड हो, मैं बताता हूं इन पांचों को एक कैटेगरी में रखिए, कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी गलती नहीं करेंगे। ये वे तत्व है जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर तत्वों को आके जोड़ देते हैं। अब बचे कौन से? और अगर बेंजेल्डिहाइड CHO, ये बेंजेल्डिहाइड या बेंजोइक अम्ल COOH, ये तत्व बचे। अगर ये तत्व होते हैं तो ये एक ही परिवार के माने जाते हैं। और ये मेटा पोजीशन पर तत्वों को जोड़ते हैं, मेटा पोजीशन पर। बस यही तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझना था आपको। अब देखिए एसिटिल क्लोराइड की अगर अभिक्रिया आपसे इनमें से किसी से भी पूछ ले तो ओथो और पैरा पोजीशन पे एसिटिल ग्रुप आके जुड़ता है, ये बताने जा रहा हूं मैं। ये एक ही अभिक्रिया ना मानकर आप सारी अभिक्रिया किसी ना किसी एक से पूछेगा। और इस अभिक्रिया को एसिटिलीकरण भी कहते हैं। एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण नाम से भी आती है एसिटिलीकरण, क्योंकि एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया पूछता है। और अगर इनसे पूछे तो मेटा पोजीशन पे जुड़ता है। अब देखिए कैसे, क्योंकि एग्जाम में आपको यही तो समझना है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन यही समझा दूंगा मैं सारी। अब आप समझिए, देखिए कैसे। सबसे पहले अब ये अभिक्रिया आपको करानी है, किससे कहा है? एनिसोल। एनिसोल को अब आपको मैंने बताया क्या मानना है। एनिसोल किसके परिवार का है? ओर्थो और पैरा के। दो परिवार मैंने आपको बना दिए ऑर्थो पैरा वाले। एक तो ये लिखिए इसके ऊपर क्या, एनिसोल OCH3। जब इसकी क्रिया करानी है किससे? एसिटिल क्लोराइड CH3COCl। ये एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया आपको करा देनी है। तो अब आप देखिए एनिसोल लिखिए, ये OCH3। और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है, ये पैरा। इधर से भी गिने तो ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो ऑर्थो पोजीशन पे आपको जोड़ देना है COCH3। ये हो गया। ये ऑर्थो पोजीशन पे आपको जोड़ देना है, ये जुड़ गया। और प्लस प्लस पैरा पोजीशन पे भी जोड़ना है, पैरा पोजीशन पे भी जोड़ देना है। दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, पैरा पोजीशन पे भी यही जोड़ देना है COCH3। और पैरा वाला मुख्य होता है, पैरा वाला मुख्य होता है। प्लस साथ के साथ यहां से H और Cl बाहर हुआ, HCl बाहर हुआ, तो ये इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। अब आप मेरी बात समझिए, अगर किसी फिनोल से पूछता तो बस यहाँ OH लगाइए, क्रिया यही रहती ऑर्थो और पैरा वाले। इसलिए मैंने जो पांचों के पांचों तत्व लिखे थे ऑर्थो और पैरा वाले, यही प्रोसीज होता है उनको करने का। और अगर बेंजेल्डिहाइड से पूछता तो बस ये तत्व यहां जोड़ देते मेटा पे। बस यही तो अंतर होता है। तो हो गई पूरी की पूरी अभिक्रिया एसिटिलीकरण की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी है, यही आपने समझ ली। तो और ये क्रिया होती है AlCl3 की उपस्थिति में। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी तो यही होती है, एसिटिलीकरण कह दो चाहे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कह दो। अगर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी पूछता, फ्रीडल क्राफ्ट, तो यही तो फ्रीडल क्राफ्ट भी होता है। यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कैसे कहते हैं, यही याद कराता हूं मैं सारी। बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न, देखो ये बेंजीन का ही तो व्युत्पन्न है। बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से या एल्किल क्लोराइड से कराते हैं AlCl3 की उपस्थिति में, तो ओर्थो और पैरा पोजीशन पे ही तत्व जुड़ता है। यही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी आपके तैयार हो गई, यही हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए अब क्या कहा है, ये तो समझ में आ गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट में समझिए क्या कहा है। अब इसकी क्रिया करानी है किससे, हाइड्रोजन आयोडाइड से। देखो हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करानी है एनिसोल की OCH3, और किससे क्रिया करानी है, HI से। ये तो है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो देखिए कितने इजी से आप समझ जाएंगे इस अभिक्रिया को, क्या अभिक्रिया है। ये CH3I के साथ बाहर, CH3I मैथिल आयोडाइड बाहर, क्या बचता है, यो हाइड्रोजन O के साथ आ जाएगा। देखिए फिनोल बन गई। एक फिनोल बनाने की विधि ये भी हो गई, ये देखिए फिनोल बनाने की विधि, एनिसोल के HI से क्रिया कराइए फिनोल बनाइए। तो फिनोल बनाने की विधि भी तो पूछी थी आपसे ये थी, तो ये वाली भी है, बन गई। क्लियर, ये बात समझ में आई हाइड्रोजन आयोडाइड से। अब नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, नेक्स्ट अभिक्रिया क्या पूछा है आपसे, ये भी देख लीजिए। बहुत इजी वे में आपको समझाने जा रहा हूं, मेरी बातों को जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि जो 25 का एग्जाम आने जा रहा है इसी के अंदर से ही सारा मिलेगा आपको, आपको सारा इसी के ही अंदर से मिलने जा रहा है। तो आप मेरी बातों को यही समझिए। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 के मिश्रण की अभिक्रिया। देखो फिर वही बात, मेरी बात समझिए। ये लिखिए आपने एनिसोल। देखो चाहे Br2 से क्रिया आए, चाहे HNO3 से अभिक्रिया आए, चाहे H2SO4 से अभिक्रिया आए, तो और पैरा पोजीशन पे ही जुड़ता है। Br2 से क्रिया आए तो Br जुड़ता है, HNO3 से क्रिया आए तो NO2 जुड़ता है, और H2SO4 से क्रिया आए तो SO3H जुड़ता है। बस कहां जुड़ता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और वे पांचों तत्व यही क्रिया करते हैं। आप समीकरण अलग अलग कहां याद करते हैं, इसको ही करिए ना बस। देखिए कैसे, H2SO4 से ही तो क्रिया करानी है, और किसकी उपस्थिति में, HNO3 की उपस्थिति में। सांद्र दोनों ही सांद्र है ना। ये देखिए सांद्र H2SO4, तो अभी मैंने तो बताया यही, ऑर्थो पोजीशन पे भी जोड़िए OCH3, और तो ये रहा, क्या जोड़ना है, क्या जोड़ना है, SO3H, SO3H, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एनिसोल है ना, एनिसोल से तो हो रही है ये, और कौन से पोजीशन पे जुड़ा, ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है। प्लस पैरा पोजीशन पे भी तो बनेगा, अभी यही तो बता रहा हूं, OCH3, और पैरा पोजीशन पे भी तो जुड़ेगा, और क्या बाहर हो जाएगा, जल बाहर हो जाएगा, क्योंकि जल का अणु एक O यहां से बचा, एक H यहां, एक H यहां से, तो ये हो गया। अब मैंने ये कहा है कि आप इसको एक ही अभिक्रिया ना माने, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अभी मैंने बताया तो 5 और 2 7 ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्थो पोजीशन वाले, अगर यही क्रिया फिनोल से होती तो बस आपको यहाँ फिनोल ही तो लिखना है। अगर क्लोरोबेंजीन से होते क्लोरोबेंजीन लिखिए, जो कैटेगरी मैंने बांटी है। देखिए कितने इजी से सारी ही अभिक्रिया आप पे आ रही है, बस वो तत्वों का नाम ही बदल सकता है, बदलिए। अब तो आपको बस ऑपरेट करनी आनी चाहिए समीकरण। देखिए कितनी इजी से ऑपरेट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा है, हाँ अब आता है 7 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी समझिए। 7 का में बेंजेल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखिए। बेंजेल्डिहाइड, देखिए बेंजेल्डिहाइड होता क्या है ये समझिए। ये बेंजीन की रिंग पे CHO ग्रुप आता है, इसे बेंजेल्डिहाइड कहते हैं। संरचना सूत्र इसका, या इसे ऐसे लिख दीजिए C6H5CHO, ये हो गया बेंजेल्डिहाइड। क्लियर, बेंजेल्डिहाइड पर NH2 की अभिक्रिया पूछिए। अब अभिक्रिया देख लेते हैं। देखो मैं आपको इस तरीके से अभिक्रिया समझाऊंगा कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप पे आ जाएगी। देखिए कैसे, अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिए। अब बेंजेल्डिहाइड से अभिक्रिया, जब भी आपसे बेंजेल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो, जरूरी नहीं बेंजेल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, चलो मैं लिख देता हूं जो आपके कोर्स में है, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, और ये C6H5CHO बेंजेल्डिहाइड, यही तो है। किसी से भी अगर इसकी अभिक्रिया आए
हाइड्रोजीन कहते हैं इसको। इन तीनों में से किसी से भी पूछा जा सकता है। चलो मैं और भी लिख देता हूं जो आपके कोर्स में है, घबराओ मत, आपके कोर्स के ही लिखूंगा। जैसे CH3CO, ये क्या है? एसीटोन, एसीटोन है। और एक और लिख देता हूं जो आपके कोर्स में है, ए बेंजीन की रिंग के ऊपर आप लगाइए COCH3, एसिटोफिनोन। तो ये 5 तत्व है, ये 5, ये दोनों तो है कीटोन ग्रुप के और ये दोनों है ये तीनों है एल्डिहाइड ग्रुप के। अब इनमें से 5 ही है, 5 में से किसी की भी अभिक्रिया हाइड्रोजीन से आ जाए तो ये न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया होती है। करने का प्रोसेस सबका एक जैसा ही है। अब मैं आप क्या पता कल एग्जाम में इन पांचों में से किसी एक से जरूर पूछेगा हाइड्रोजन की। चलो मैं प्रोसेस समझा देता हूं कैसे। देखो बेंजील्डिहाइड से समझा देता हूं। जब भी बेंजील्डिहाइड से अभिक्रिया आए, देखो बेंजील्डिहाइड बना लेते हैं ये, तो इसको ऐसे लिखिए, डबल बॉन्ड O और H अलग लगाइए, बेंजील्डिहाइड ऐसे लिखिए। क्लियर? ऐसे लिखने से क्या फायदा होता है ये देखिए। चाहे किसी भी तत्व को, इन 5 में से किसी भी तत्व को लिखना हो, C डबल बॉन्ड O करके लिखिए, बाकी जो बचता है मैं अभी लिखना सिखा दूंगा। अब देखिए, अब इसकी क्रिया किससे करानी है? अब मेरे तरीके से इसे लिखिए, H2 को पहले लिखिए और NH2 ऐसे। हाइड्रोजन को H2 को पहले लिख दीजिए, क्यों? क्योंकि यहां से ये ऑक्सीजन और जल ऐसो बाहर कर दीजिए, ये जल बाहर कर दीजिए, हो गया नहीं जल बाहर। और बाकी जो तत्व बचता है, ये बाकी जो तत्व बचता है देखिए, C डबल बॉन्ड और ये जो बचता है NH2, इस पे जोड़ दीजिए और ये ऐसा कैसे ही तो बन गया हाइड्रोजन बनता है। हाइड्रोजन ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, बेंजील्डिहाइड हाइड्रोजन बना, बेंजील्डिहाइड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये बनता है। तो बताइए आइए समझ में। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 5 ही तत्व है जिनसे यह अभिक्रिया करता है। तो देखिए किसी से भी पूछे, अच्छा चलो मैं समझा देता हूं, एसीटोन से पूछता है, चलो एसीटोन से करके दिखा देता हूं। एसीटोन से भी अगर इसी तत्व की आए, एसीटोन से भी, चलिए देख लेते हैं। एसीटोन मैंने अभी आपको क्या बताया, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, जिसमें भी ये कीटो ग्रुप है ऐसे लिखिए, कीटो ग्रुप को ऐसे, बस ऐसे लिखना है, इन तत्वों में से सब में से ऐसे कीटो ग्रुप में लिखिए। और इस NH2 को ऐसे लिखिए। क्यों लिखता हूं? यूं लिखता हूं क्योंकि जल बाहर हो सकता है आसानी से। बाकी जो तत्व बचा इसे लिख दीजिए, इसे लिख दीजिए, क्या कहा? C डबल बॉन्ड NH2। तो ये बन गया एसीटोन हाइड्रोजन। क्लियर? यही तो है, किसी से भी कराइए, बस आप पे लिखना आना चाहिए कीटो रूप में। फॉर्मेल्डिहाइड से भी पूछता तो ऐसे लिख देते फॉर्मेल्डिहाइड को, क्यों नहीं लिख सकते आप? एक H और लगाइए, C डबल बॉन्ड O, ये रहा फॉर्मेल्डिहाइड, यहां से भी O बाहर करिए, किसी से भी पूछिए। तो मैंने यही तो कहा था कि मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन समझा दूंगा आपको इस पेपर के जरिए, तो किसी ना किसी से पूछेगा जरूर। क्लियर? चलिए अगर समझ गए हैं तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पूछता है। मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझा रहा हूं, अब आप आइए फिर मेरे पास, इस पे समझिए टालन अभिकर्मक। देखिए टालन अभिकर्मक से पूछिए, टालन अभिकर्मक की भी बात समझ लीजिए। टालन अभिकर्मक जो है जिससे भी ये अभिक्रिया करेगा, लेकिन मैं बात करूंगा बस कीटोन और एल्डिहाइड और ग्लूकोज की, ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी ले लीजिए। चलो फ्रक्टोज, मैंने कहा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझाऊंगा। अगर टालन अभिकर्मक में से इन किसी से भी क्रिया आए, तो मेरी बात समझिए, कीटोन छोड़ दीजिए। जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड समूह जो होता है CHO ग्रुप, ये जो CHO ग्रुप होता है इसको COOH ग्रुप में बदल देता है। बस हो गई अभिक्रिया। टालन अभिकर्मक कहीं भी आए CHO ग्रुप को COOH ग्रुप में बदलता है। ये बात पे आप जमे रहे, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र लिखते हैं उसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज को लिखते हैं इसमें भी एल्डिहाइड के ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड तो है ही एल्डिहाइड,
चलिए किससे क्रिया करानी थी, बेंजील्डिहाइड। देख लेते हैं कैसे। देखिए बेंजील्डिहाइड लिखिए, ये लिख दिया बेंजील्डिहाइड, CHO लिख दिया बेंजील्डिहाइड। इसकी क्रिया टालन अभिकर्मक को हम लिखते हैं Ag2O। जब Ag2O ये लिखा जाता है टालन अभिकर्मक, जब इसको गर्म करते हैं, अब आप समझिए। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब ऑक्सीजन यहाँ आ जाता है तो ये COOH ग्रुप में बदल जाता है, यही तो बात बताई मैंने, यही तो प्रोसेस करना है आपको। देखिए और 2Ag बार, ये एल्डिहाइड का परीक्षण भी है, एल्डिहाइड का परीक्षण भी है। जब आप एल्डिहाइड का परीक्षण करते हैं तो परख नली पे सिल्वर की परत दिखाई देती है, तो समझ जाइए एल्डिहाइड है। तो ये हुआ, कहीं भी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्लूकोज से भी यही अभिक्रिया थी, ग्लूकोनिक अम्ल बनाया था जहां मैंने, तो यही थी। क्लियर। तो जहां भी एल्डिहाइड ग्रुप दिखे तो COOH ग्रुप में बदल दीजिए, अगर टालन अभिकर्मक से आपसे अभिक्रिया पूछी है तो आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अभिक्रिया देख लेते हैं और क्या पूछा है, चलिए इसे रफ कर देते हैं। अच्छा अब क्रिया किससे पूछी है ये भी देख लेते हैं। क्रिया पूछी है तीसरी, नंबर 3 HNO3 और H2SO4 से, फिर वही अभिक्रिया घूम के आई ना। देखो वही अभिक्रिया आई HNO3 और मैंने कहा कि कैटेगरी पता होनी चाहिए। जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है तो क्या है इसमें, ये मेटा पोजीशन वाला है। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड दोनों भाई भाई है, मेटा पोजीशन वाले हैं। देखिए कैसे, आप ये लिखिए, ये लिखिए, क्या लिखना है आपको, CHO ग्रुप। क्लियर, ये तो है एल्डिहाइड। अब इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, HNO3 से। HNO3 का मतलब नाइट्रीकरण हो रहा है, NO2 को जुड़ना है, NO2 को जुड़ना है। कहां जुड़ना है, मेटा पोजीशन पर, और किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की, क्योंकि ये बेंजील्डिहाइड है, ये बेंजील्डिहाइड है तो इसे ऐसे ही लिखे। और मेटा पोजीशन, ये ऑर्थो ये मेटा, यहां जुड़ना है NO2 को मेटा पोजीशन पर। क्लियर, जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजील्डिहाइड, और प्लस क्या बाहर हुआ है, जल बाहर हो जाना है। एक हाइड्रोजन का अणु यहां से और एक हाइड्रोजन ये और ऑक्सीजन ये, तो जल बाहर, तो ये बन गया। आई समझ में। अगर यही क्रिया फिनोल से कहता, यही क्रिया फिनोल, तो फिर ये NO2OH पे जुड़ता और पैरा पे जुड़ता, और तो और पैरा पे जुड़ता। क्लियर, अब तो समझ में आ गई होगी। कैटेगरी अलग करके दो भाई है ये, एक ऑर्थो पैरा पोजीशन वाले जो मैंने अभी बताया था, एक मेटा पोजीशन वाले। क्लियर, आगे समझ में। अब कुछ स्पेशल रिएक्शन होती है जिसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना होता है, और वो एफर्ट क्या होता है ये भी आप समझिए। NaOH की रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है बेंजील्डिहाइड से, ये तो वही अभिक्रिया हुई बेंजील्डिहाइड से। देखिए ये लेना है आपको बेंजील्डिहाइड CHO, ये लिया आपने बेंजील्डिहाइड, और इसकी क्रिया आपको करानी है NaOH से। अब ये समझिए, जब ये NaOH से अभिक्रिया होती है तो देखिए यहां बेंजील्डिहाइड के दो अणु लेने हैं आपको। देखो एक तो बनता है, यहां देखो CH2OH, बेंजिल अल्कोहल बन जाता है, बेंजिल अल्कोहल, और साथ के साथ बेंजील्डिहाइड के ग्रुप पे ये कुछ स्पेशल अभिक्रिया होती है जिसको आपको याद करना रहता है। तो देखिए कैसे, बेंजील्डिहाइड के दो अणु है, एक OH यहाँ आ जाता है, एक H ये, एक H ये, CH2OH, और बेंजील्डिहाइड के दो अणु थे तो COON बनता है। ठीक है ना, ये होता है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है NaOH से अभिक्रिया। क्लियर, तो ये हुआ आपका पूरा बेंजील्डिहाइड का भी पूरा लेसन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एसिटाल्डिहाइड। देखिए यही पूछा है, बस यहाँ बेंजील्डिहाइड यहाँ एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए, इसके HCl गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया। चलिए ये भी समझा देता है, जब चल ही रहे हैं तो ये भी देखिए, इसको रफ करके देख लेते हैं, और अब आप समझिए इन क्वेश्चनों को कैसे हल करना है ये भी देखिए। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको भी देखते हैं। आपसे पूछा है क्वेश्चन, एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए। एसिटाल्डिहाइड का IUPAC नाम, एसिटाल्डिहाइड होता है
CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड होता है। देखिए कितने कार्बन आए, 2, तो एथ कहते हैं ना, तो चाहे तो आप इसे ऐसे लिखिए एथेन 1 2 1 CHO जुड़ता है तो अल, या ऐसे भी लिख सकते हैं एथेनल। तो ये इसका यूपीएससी नाम हुआ, ठीक है। इसकी HCl की उपस्थिति में किससे क्रिया करानी है, NaHSO3 से। अब फिर वही बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, NaHSO3 से कहीं भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NaHSO3 से अभिक्रिया पूछे, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी NaHSO3 से अभिक्रिया आए, तो अब मेरी बात ध्यान से समझिए। अब ये देखिए NaHSO3 से अभिक्रिया आए, तो किसी भी एल्डिहाइड की आए, एल्डिहाइड को ऐसे लिखना, किसकी लिखने है, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड को ऐसे लिखिए CH3 एक तरफ लिखिए H और C डबल बॉन्ड O। एसिटाल्डिहाइड को ऐसे लिखिए क्योंकि ये एक योगात्मक अभिक्रिया होती है NaHSO3 से, चाहे HCN से आ जाती। देखो मैं फिर बता रहा हूं, HCN और NaHSO3 योगात्मक अभिक्रिया देता है। अब देखिए चाहे इससे आए चाहे उससे पूछे, और दोनों ही HCl गैस की उपस्थिति में होती है। देखिए कैसे, NaHSO3। अब आप मेरी बात समझिए, ये तत्व ऐसे लिखे, जब आपको पता चल गया ही ये योगात्मक अभिक्रिया है, तो दोनों तरफ ऐसे डबल बॉन्ड को ऐसे खोल दीजिए और H को ले जाइए O के साथ, OH। यहां से हाइड्रोजन निकालिए, H के साथ ले जाइए OH, और क्या बचा, SO3 NaS लिख दीजिए, चाहे NaSO3 लिख दीजिए, ठीक है। तो दोनों जगह आके जुड़ जाएंगे, ये बन गया योगात्मक अभिक्रिया। यही देनी थी आपको। अगर यही अभिक्रिया HCN से पूछता तो एक तरफ H लिख देते OH, यहां आ जाता CN। तो दोनों योगात्मक अभिक्रिया, एल्डिहाइड किसी भी कीटो ग्रुप से पूछे CO जिसपे आता है, तो एक तरफ ऐसे जोड़िए एक तरफ ऐसे, बस ऐसे लिखिए। क्लियर आ गई समझ में NaHSO3 की। नेक्स्ट क्या कहा, NaOH से अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कहूंगा आप समझिए। ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, हेलोफॉर्म। तो जब भी NaOH से क्रिया किसी भी एसिटाल्डिहाइड की आए तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया होती है। अब ये समझिए कैसे करनी है आपको, ये समझा देता हूं। आपको लिखना है एसिटाल्डिहाइड से ही पूछी है ना, तो ये NaOH से अभिक्रिया है और हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, Cl2 से करा दीजिए, क्योंकि क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि होती है हेलोफॉर्म। अब आप समझिए, देखिए Cl2 से अभिक्रिया कराई आपने, तो यहां जो H के 3 है, ये CCl3 क्लोरल में बदल जाता है, ये होता है क्लोरल, क्लोरल बनता है क्लोरल। और प्लस साथ के साथ देखिए Na है Cl है, तो NaCl भी बनता है, क्योंकि NaCl को लेके भी बाहर होता है, और O है और H है तो जल भी बनता है। संतुलित करेंगे तो संतुलित करेंगे, 3 तो यहाँ है और 3 Na के यहाँ लगाइए, तो यहाँ हो जाएगा 3Cl3, और Na के 3 लगे, 3 यहाँ आ जाएंगे, और ये भी 3 जल के अणु, ये संतुलित हो जाएगी। संतुलित पे ध्यान ना दे, बस ये समझिए क्लोरल बना। अब ये जो क्लोरल बनता है CCl3CHO, इसकी दोबारा फिर NaOH से अभिक्रिया कराइए, NaOH से फिर दोबारा क्रिया कराइए, तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि भी है, इंपॉर्टेंट है, आती भी है, नाम से पूछे या क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पूछे, इस तरीके से आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। और प्लस साथ के साथ HCOONA सोडियम फॉर्मेट भी बनता है, सोडियम फॉर्मेट भी बनता है। तो ये अभिक्रिया हेलोफॉर्म अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है, तो ये आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगर आपसे देखो फिर ये आ गया, फिर मैं आपको एक बात फिर बताता हूं, ये आई है NH2OH से, इसे कहते हैं हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन। कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में हाइड्रॉक्सिल एमीन की अभिक्रिया आए जिसपे C डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप होता है, तो ये मैंने आपको बताया कीटोन से पूछे चाहे एल्डिहाइड, दोनों पे होता है। जब भी ये इसी की अभिक्रिया आए तो देखिए बस कीटो रूप में लिख दीजिए तत्वों को, और H2 से जल बाहर करिए। देखिए कैसे, किससे कर रहे हैं हम, एसिटाल्डिहाइड CH3, ऐसे कीटो रूप में दिखा दीजिए इसको, ये रहा ऐसे, एसिटाल्डिहाइड को ऐसे लिखिए। और प्लस ये जो H2 है, जिस भी तत्व में H2 आपको दिखाई देता है,
और कीटो ग्रुप से अभिक्रिया होती है उसे पहले लिख दीजिए और फिर NOH। अब देखिए क्या करना है, यहां से जल बाहर हो जाता है और क्या बनता है CH3HC डबल बॉन्ड NOH और जल बाहर हो गया तो ये ऑक्सीजन बनता है। तो क्या बनता है हाइड्रोक्सिल एमीन, सॉरी ये हाइड्रोक्सिल नहीं, हाइड्रोक्सिल है ये, हाँ हाइड्रोक्सिल एमीन ही तो है। तो ऑक्सीजन बनता है, क्या बनता है ऑक्सीजन। तो एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीजन बन गया, एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीजन। अब तो समझ में आई। नेक्स्ट अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको भी समझ लीजिए। देखने में ऐसा लगता है डरा रही है लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको। देख लेते हैं, अगर अभिक्रिया देखिए पूछी है CH2OH CH2OH से, अब आपको एसिटाल्डिहाइड ऐसे ही लिखना है। देखिए एसिटाल्डिहाइड ऐसे ही लिखिए और इसको लिखने का तरीका, अब आप इसको ऐसे लिखिए HO, उल्टी तरफ से लिखिए CH2, ऐसे ही इधर भी लिखिए HOCH2। अब आप ये देखिए, इनको जब आप लिखते हैं तो यहां से H2O ये OH और एक H ये, देखिए जल बाहर हो जाता है, जल बाहर हो जाता है। अब आप देखिए इसमें से निकालिए जल को बाहर, ये जल बाहर निकल गया और अब आप देखिए क्या बचा CH3HC। अब ध्यान से, एक तरफ तो O ये, ठीक है ये O और यहां हो गया CH2, एक तरफ ये वाला O क्योंकि ये जल तो बाहर हो गया, ये वाला O और CH2 और ये बन गया चक्रीय एल्डोल, चक्रीय, हाँ चक्रीय यौगिक बनता है, ठीक है ना, एसीटोल ये बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी, ये भी आपके समझ में आ गई होगी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से ये भी अब आप कर सकते हैं अभिक्रिया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आए एनिलीन बनाने की विधि, प्रयोगशाला में एनिलीन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया। देखिए एनिलीन कैसे बनती है, बेंजीन की रिंग पे आप लगाइए, बेंजीन की रिंग पे NO2 नाइट्रोबेंजीन ले लीजिए और जब इसका करते हैं आप अपचयन हाइड्रोजन के द्वारा, अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है ये भी आपको पता हो, SN प्लस HCl की उपस्थिति में अपचयन करते हैं तो एनिलीन बनती है। ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको याद कर लीजिए और इसे संतुलित करेंगे तो जल के अणु भी बनते हैं, यहाँ से H बन के जल भी बाहर हो जाता है। और जब संतुलित करते हैं दो हाइड्रोजन ये आए, दो हाइड्रोजन ये आए, दो दो चार और यहाँ लगाइए दो, क्योंकि ऑक्सीजन के दो थे, दो दूनी चार दो छह हाइड्रोजन लगी है। तो ये हुई अपचयन अभिक्रिया जो एनिलीन नाइट्रोबेंजीन से का अपचयन से प्राप्त होती है, एनिलीन बनाने की विधि। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, रासायनिक समीकरण। देखो किसी की भी रासायनिक गुण पूछे, चक्रीय यौगिक की बात कर रहा हूं, ऐसे चक्रीय यौगिक की बात कर रहा हूं, किसी से भी रासायनिक गुण पूछे तो आपको क्या काम करता है, Br2 से क्रिया करा दीजिए और H2SO4 से क्रिया करा दीजिए, यानी कि ब्रोमीनीकरण सल्फोनीकरण, किसी के भी चक्रीय यौगिक के रासायनिक गुण आए। अब देखिए एनिलीन है, एनिलीन और ऑर्थो पैरा पोजीशन वाला है, ये भी याद रखना। तो यहाँ लिखिए NH2 और इसकी क्रिया जब Br2 से कराते हैं ब्रोमीन जल से, और मैंने आपको पहले ही बताया था ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन का है, NH2 यहाँ लिखिए, तो यहाँ भी Br2 जोड़ दीजिए, यहाँ भी Br2 जोड़ दीजिए, यहाँ भी Br2 जोड़ दीजिए, यानी कि 2 4 6 पे एक गुण तो ये लिख देना है। इसे संतुलित करेंगे 3 यहाँ लगाइए, 3HBr बाहर, क्योंकि जहां भी ये जुड़ा है यहाँ से भी तो हाइड्रोजन बाहर हुई है, यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर, तो एक गुण तो ये हुआ। कितने पूछे हैं, दो, दूसरा H2SO4 से करा दीजिए, दूसरा किससे करा देना है, H2SO4 से। देखिए ये भी करा के दिखा देता हूं। इस तरीके से आप 25 तारीख का एग्जाम बहुत इजी से अब आप कर सकते हैं। मैंने आपको रासायनिक गुण समझा दिए। अब आप देखिए H2SO4 से भी अगर आप करते हैं तो देखिए क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही जुड़ना है, ऑर्थो और ऑर्थो पोजीशन पे पहले ही बताया था। H2SO4 से अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, किसका जुड़ना, HSO3 का, SO3H ऑर्थो पोजीशन पे जोड़िए प्लस पैरा पोजीशन पे भी जोड़ दीजिए NH2
और ये पैरा पोजीशन पे भी SO3H जोड़ दीजिए और साथ के साथ जल भी बाहर हुआ है और ये अधिक पैरा पोजीशन वाला मुख्य होता है जो बनता है, अधिक मात्रा में ये बनता है। इस तरीके से ये आपने पूरी अभिक्रिया जानी, पूरा पेपर मैंने सोल्व किया और बहुत इजी से आपने समझा होगा। ऐसे ही पेपर आना है। मेरी नेक्स्ट वीडियो इनके बनाने की विधि और रासायनिक गुण पे आएगी। पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी इनके बनाने की, सभी चक्र यौगिक को बनाने की विधि का एक बहुत इजी आपको मेथड बताऊंगा, उससे आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।